आज हम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 5th को हमने शुरू किया हुआ था। लेक्चर 1 हमारा हो गया था। उसमें आपने देखा हमने ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स वगैरह की बात की या बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, ठीक है, उनकी बात की मैंने आपको उनमें उसमें बताया उस लेक्चर में। और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो मैंने आपको बताई हुई थी उस लेक्चर में, जिनमें जैसे मिनरल हो गया, जैसे ओर हो गया, ठीक है। तो उन्हीं में आप याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, गैंग या मैट्रिक्स जो है ये हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद ओर्स। जैसे देखिए, अब आपको पता लगा कि जो भी मिनरल है उससे और का आपको स्पेशली मतलब उस मिनरल जिसको हम और बोलेंगे अब, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। जैसे ही ठीक है, आपको इस चीज़ का पता चल पड़ा, तो आप देखेंगे आप उस मेटल के साथ में जो भी आपको वो प्रीशियस मेटल चाहिए, उसके साथ में जो कुछ भी जो है वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, कंबाइंड होगा, तो उस चीज़ को आप बताएंगे। यानी अनवांटेड, वो अनवांटेड रहेंगी, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो मेटल चाहिए जिसके साथ में ये मिली हुई है, ठीक है नहीं। तो ऐसी इन मिली हुई चीज़ों को उस और यानी मेटल के साथ में उन्हें हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इम्प्योरिटीज यानी सिंपली स्पीकिंग इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर्स आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। देखिए, आज के लेक्चर में अब हम थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहे हैं। तो मेटलर्जी जो एक्चुअल इस चैप्टर का मेन मोटिव है वो देखेंगे, ठीक है, इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, मेटलर्जी जो है ये क्या होता है, ठीक है। हम तो पढ़ रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इसी को मैंने शॉर्ट नेम दिया हुआ था लेक्चर 1 में, मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं। अब और जब आपको पता चल गया तो क्या क्या मेथोडोलॉजी आप करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, आप ऐसे कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। जैसे एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड फॉर दिस आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसी को हम क्या क्या कुछ करेंगे इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते समय, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रोसेसेस हम करेंगे इसको अलग करने के लिए उन इम्प्योरिटीज वगैरह से और से। तो उस समय हम इस पूरे एंटायर प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं। देखिए, जब भी आपने किसी भी मेटल को अलग करना है यानी एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है, तो कुछ हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, देखिए, एक होता है, ये भी आपने याद रखना है, पायरो मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। यानी हम बोलेंगे पायरो मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसका नाम रखते हैं। पायरो मीन्स हीटिंग रिलेटेड, ठीक है नहीं, जहाँ पे हम वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते समय और को। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर करके जिन मेटल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस को हम पायरो मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। और जिन जिन मेटल्स की पायरो मेटलर्जिकल और एक्सट्रैक्शन की जाती है वो आपने याद रखना है। जैसे आपका कॉपर हो गया, जैसे आयरन हो गया, जैसे जिंक हो गया, जैसे टिन हो गया, एट्सेट्रा, आर एक्सट्रैक्टेड बाय पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आप मेटलर्जिकल ऑपरेशन या प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, वो हमारा रहेगा बाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। बाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस जो है, इन दिस मेथड मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया या गोल्ड जो है, वो अक्सर जो है इस मेथड से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो मेथड नंबर 2 हमारा है।
अब इसके बाद देखेंगे थर्ड जो हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस आप कहेंगे या मेथड कहेंगे। इसमें जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, यानी जिनको हम बोलेंगे वेरी रिएक्टिव मेटल्स या हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, वो हम इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो है वो एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करते हैं। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट सोल्यूशन थ्रू, किससे करते हैं हम उन्हें, थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हमारा मतलब है कि हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता होगा। तो चलिए, अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये किसको कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रो मीन्स, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है नहीं। लिसिस मीन्स टू स्प्लिट ऑफ, यानी किसी चीज़ का इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हो जाना, स्प्लिट हो जाना। या आप अगर इसका डेफिनेशन ढूंढेंगे तो आप बताएंगे द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने से डिकम्पोज होने को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इन मेटल्स जो मैंने नाम लिया मेटल्स का, ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूँ ओवरव्यू आपको। इस कंटेनर के अंदर, यानी जो ये बीकर रहता है, इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक हमारा कैथोड होता है, एक हमारा एनोड होता है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको, तो जो ये वाला टर्मिनल होता है, मान लीजिए अगर ये आपका एनोड है तो एनोड को आप यहाँ पे प्लस लिखते हैं क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये आपका कैथोड रहता है जिसको हम माइनस से लिखते हैं, नेगेटिव साइन से लिखते हैं, ये हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। बाकी हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का भी बता सकते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड का देखते हैं इस तरह से एक्सट्रैक्शन, इस वाले मेथड से, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस से, तो आप सोडियम क्लोराइड का भी ले सकते हैं इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस तरह से अगर आपको सोडियम मेटल को इस इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से आइसोलेट करना है तो आप सोडियम क्लोराइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मॉल्टन फॉर्म में लेंगे, तब जाकर जो है आपका सोडियम यहाँ से अलग होगा मॉल्टन स्टेट में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेटलर्जी क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द मेटलर्जी, ठीक है। देखिए जैसे ओर है आपके पास में, पाउडर्ड ओर की शक्ल में, इसमें हम क्या करते हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। जो मैन है आपके पास, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास, मतलब पहला प्रोसेस जो हमारे पास में होता है, ठीक है, मेटलर्जी के अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल को, वो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ठीक है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तीसरा होता है आइसोलेशन ऑफ मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर। तो लास्ट और फाइनल फोर्थ वन जो होता है वो प्यूरिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी जिसको हम रिफाइनिंग ऑफ द मेटल भी कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस की हम डिटेल में बात करेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स की। यही हमारे वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन एवर वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कि हम कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ गैंग कैसे करते हैं, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, मैं सारे ये बताऊंगा आपको। या ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हम करते हैं किसके लिए, ये कार्बोनेट्स के लिए करते हैं एंड ऑक्साइड्स के लिए करते हैं। मतलब ऐसा मेटल जो ऑक्साइड्स की शक्ल में है या कार्बोनेट्स की शक्ल में, उसके लिए ये वाला मेथड है। फ्रूथ फ्लोटेशन का प्रोसेस हम करते हैं, वो करते हैं ऐसे कंपाउंड जो सल्फाइड्स की शक्ल में आपका मेटल, यानी कोई सल्फाइडिक कंपाउंड है उसमें आपका मेटल भी है, ठीक है, मेटल सल्फाइड जिसको हम बोलेंगे, उसके लिए आप स्पेशली फ्रूथ फ्लोटेशन का प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, या जिसको हम ये आप करते हैं ऐसे मेटल्स के लिए जो जिनमें मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है नहीं, फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स आप बोलेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन फॉर लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल के लिए आप कर सकते हैं, या फिर लीचिंग हो गया, आप ये सिल्वर के लिए कर सकते हैं, एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि देखिए लीचिंग भी आपका हो गया। तो सबसे पहले मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो पहला स्टेप रहेगा, ठीक है, पहले हम इनको ले लेते हैं, फिर हम नीचे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वगैरह जो मतलब पहला दूसरा स्टेप है हमारे पास, ठीक है, उस तरह से हम जाएंगे सिक्वेंशली। लेकिन पहले ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। देखिए फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हमारा नीचे आएगा, स्टेप सेकंड होगा ये, पहला हमारा क्रशिंग ऑफ द ओर होगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, लेकिन उनको हम ब्रीफ ओवरव्यू करके यहाँ पे पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ने हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम कैसे करते हैं, ये भी आपने थोड़ा सा इस ब्रीफ ओवरव्यू में पढ़ना है। देखिए ये हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है हम ये भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान करिए आप। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम करते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन फॉर, ये किसके लिए करते हैं कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स के लिए और हाइड्रोक्साइड्स वाले कंपाउंड्स के लिए, और रोस्टिंग करते हैं हम स्पेशली सल्फाइड्स के लिए, ठीक है। अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग वगैरह क्या है मैंने कहा, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले आप बस कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट जो कंसंट्रेटेड ओर है वो हम स्मेल्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस भी आपने याद रखना है, ठीक है। रिडक्शन विद मैग्नीशियम एल्युमिनियम वगैरह, रिडक्शन विद, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर गैस वगैरह या कार्बन वगैरह के साथ रिडक्शन वगैरह की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्रूड मेटल जो होता है उसका लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जिसको हम बोलेंगे, या जोन रिफाइनिंग या वेपर फेज रिफाइनिंग या क्रोमेटोग्राफी। देखिए असल में ये मेरे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे लगभग ब्रीफ ओवरव्यू में बता दिए। ये जो आपके पास में ये पोलिंग वगैरह है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये सारे रिफाइनिंग, फोर्थ जो हमारा मेथड रहता है रिफाइनिंग का या एक्स्ट्रा या प्यूरिफिकेशन का, ठीक है, उसमें हम करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इनको स्टेप बाय स्टेप जो है आप जानते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर है, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ठीक है। इसको हम पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन भी कहते हैं। और इसके साथ आप थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि हम इसको क्या कहते हैं, क्रशिंग एज वेल एज ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। देखिए असल में क्या होता है कि जैसे ओर्स का कहीं सोर्स पता चलता है, ठीक है, कि फलां जगह किसी मेटल का सोर्स जो है और वो प्रेजेंट है मिनरल, ठीक है, तो उसके बिग लंप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, नहीं, दे आर क्रश्ड, ठीक है, उनको थोड़ा सा क्रश किया जाता है। उसके लिए बाज़ाब्त जो है वो इक्विपमेंट मतलब मशीन्स वगैरह होती हैं, या आप बोलेंगे कि कुछ ऐसे क्रशर्स होते हैं जो उसको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं स्मॉल पीसेस में इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रशर्स। ये जॉ क्रशर ही आपका वो आप बोलेंगे कि वो एक क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, ठीक है, इस बिग लम्प्स ऑफ द ओर को क्रश करके स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, फिर उसके बाद हम उसको ग्राइंड, क्रश जब हो जाता है उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता दिया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, आप यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग में एडिशन कर दीजिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ठीक है, ठीक है। जैसे पाउडर आपने क्रश कर दिया, अब क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग शुरू हो जाता है द क्रश्ड ओर को, ठीक है, इनटू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ द स्टैम्प मिल्स या बाल मिल्स वगैरह इसके लिए यूज़ की जाती हैं, किसके लिए, ग्राइंडिंग के लिए। मतलब अब आपने बनाना है इसको बिल्कुल पाउडरिश फॉर्म बनानी है अब इसकी, ठीक है। स्मॉलर पीसेस को क्या करना है, क्रश करके आप पाउडरिश फॉर्म बनानी है, तो स्टैम्प मिल्स या बाल मिल्स का आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है, जो स्पेशली डिज़ाइन होती हैं ग्राइंडिंग के लिए। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड पोलराइजेशन, मीन्स दिस होल क्रशिंग एज वेल एज ग्राइंडिंग ऑफ दिस ओर, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, यू कैन से पोलराइजेशन। चलिए पोलराइजेशन भी हमारा लगभग यहाँ पे हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। जैसे मान लीजिए कि कोई, ठीक है, कोई सैंड है या क्ले है फ्रॉम द ओर इज नॉन एज ओर कंसंट्रेशन। हाँ यस, एक्चुअली क्या था, ये मैं थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ इसको, ये हेडिंग थी हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे, ये आपने देखना है, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। अब सेकंड मेथड है ये वाला, ये फर्स्ट था ना,
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को अगर हम देखेंगे तो पहले आपने देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हुआ क्या, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर वी मीन दैट रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल यानी इम्प्योरिटीज, गैंग, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उन गैंग और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, जैसे सैंड हो गया, ठीक है, जैसे क्ले हो गया, फ्रॉम द ओर, ये ओर में मेटल के साथ में मिक्सअप होती हैं, ठीक है, मिली हुई होती है, तो इनको किसी भी तरीके से क्या करना, अलग करना, ठीक है, रिमूव करना, उसी को कहते हैं इज नोन एज ओर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम इसको क्या कहते हैं, ओर ड्रेसिंग भी हम इसको कहते हैं, या फिर ओर बेनिफेक्शन कहते हैं। मीन्स इफ यू आर आस्क्ड बाय एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय the concentration of ore, so by the term concentration of ore we mean removal of unwanted materials, that means impurities or gang which is in the form of sand, clay, ठीक है, from the ore is known as ore concentration, या क्या कहते हैं, ore dressing, और क्या कहते हैं, ore benefaction. It can be further, it can be carried out by various ways depending upon the nature of the ore. देखिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से इसको किया जाता है, ये डिपेंड करता है ओर की नेचर पे। हम आगे आगे आपको बताएंगे, जो भी हम एग्जांपल लेंगे उसमें आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे एक फर्स्ट मेथड जो हम अब सेपरेशन का या आइसोलेशन का, एक्सट्रैक्शन का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द, ठीक है, और के केस में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि देखिए जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सो फार एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी हम इसको कहते हैं, या लेविगेशन कहते हैं, ये तीनों नाम आप याद रखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कि ये क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच लाइटर अर्दी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, मिट्टी से रिलेटेड कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव की जाती हैं फ्रॉम द हैवियर ओर पार्टिकल्स बाय वॉशिंग विद वाटर। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसीलिए तो इसको कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, पानी के साथ हम उसको हाई प्रेशर वाटर देते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताऊंगा, ये हाई प्रेशर से वाटर हम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है इस मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ पर सेपरेट करना है और दैट मीन्स मेटल को और इम्प्योरिटीज़ को, यानी मेटल से इम्प्योरिटीज़ को निकालना है। तो यहाँ इस मेथड में आपने याद रखना है कि डिफरेंस रहता है किस में, डिफरेंस रहता है इम्प्योरिटीज़ और यानी मेटल जो है उसकी डेंसिटी में। देखिए ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये लाइटर होती हैं, मतलब ये हल्की होती हैं, ठीक है, लाइटर, और जो और यानी मेटल जो होता है ये हैवी होता है, यहाँ पे हैवियर होता है, ठीक है, या आप हैवी बताइए उसको, ये हैवी होता है। इस चीज़ में ये प्रिंसिपल, ये उसूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं, ये डिफरेंसेस इसमें होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, लाइटर एंड हैवी। लाइटर होती हैं इम्प्योरिटीज़, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग या क्या कहते हैं ये जी, ये ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, मेथड। अब देखिए डेफिनेशन तो हो गई, इम्प्योरिटीज़ लाइटर होती हैं, तो जैसे हम हाई प्रेशर से क्या देते हैं, वाटर देते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक्चुअली जो है ये वाश्ड अवे लाइटर इम्प्योरिटीज़, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है नहीं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग, मैंने पहले ये चीज़ आपको बता दी थी, ठीक है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स ऑफ ओर सच एज, ये भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस समय। देखिए इस मेथड में आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि जो लेविगेशन है या जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, दिस कैन आल्सो, इट कैन आल्सो बी डन इन द स्पेशली डिजाइंड, यू कैन से टेबल्स, स्पेशली डिजाइन टेबल्स में भी जो है ये किया जाता है, ये वाला मेथड, जिनको हम दे आर कॉल्ड विल फ्ले टेबल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं हम इनको, विल फ्ले टेबल्स से भी हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या लेविगेशन कहते हैं ये कर सकते हैं। अब आप बताएंगे सर ये विल फ्ले टेबल्स जो है ये क्या होते हैं। देखिए इसका सीन थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बता दूं अब, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, विल फ्ले टेबल्स में इसमें कुछ
इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह का कुछ अरेंजमेंट लिया हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसके ऊपर इस विलफ्ले टेबल, इसको हम विलफ्ले टेबल कहेंगे पूरे इस समय अपने इस डायग्रामेटिकल सेटअप को, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने पाउडर्ड ओर को, ठीक है, जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर अपने करते हैं। जब क्रश हो गया और, ठीक है, और स्मॉल पीसेस में, उसके बाद उसका पाउडर फॉर्म बना दिया, ठीक है, स्टैम्प बॉल मिल्स वगैरह से। तो इस यहाँ पे इस जगह पे हम ले लेते हैं पाउडर्ड ओर, क्या ले लेते हैं, पाउडर्ड ओर ले लेते हैं। और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, यहाँ से अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर के ऊपर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से, ठीक है, क्या करते हैं, हाई प्रेशर से क्या करते हैं, और पानी यानी वाटर जो है वो स्प्रे करते हैं, वो डाल देते हैं, हाई प्रेशर से वाटर डाल देते हैं। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया आपको कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डेंसिटी में है इम्प्योरिटी और ओर के। तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो लाइटर होती हैं। जैसे हाई प्रेशर से आप क्या करते हैं, पानी यहाँ पे डालते हैं यहाँ से, तो ये इस पाउडर्ड ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये यहाँ से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, इस यहाँ से बह जाती हैं इस रास्ते से, ठीक है, यहाँ से आ जाती हैं नीचे और यहाँ से इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ आप कंटेनर वगैरह रख के नीचे जो भी होगा उसमें आप इसको कलेक्ट करते हैं। तो बहुत बार आप ये रिपीट कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से जो है ये आप अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को, चूँकि वो लाइटर होती है। तो पीछे जो आपको इन जगहों पे बच जाता है वो, ठीक है, या ऊपर ही जो बच जाता है ये आपका और जो है यानी मेटल जो है वो बच जाता है, और इम्प्योरिटीज़ से वो मतलब इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, ठीक है। तो वो और यानी मेटल पीछे बच जाता है जी। ये भी मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड। अब आपने याद रखना कि हाइड्रोलिक वॉशिंग जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर मैंने पढ़ा, तो ये हम स्पेशली यार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। आप पहला जो मेरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर अपीयरेंस ऑफ मेटल्स, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऑक्साइड ओर्स मैंने बताए हुए हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ऑक्साइड ओर्स हेमाटाइट हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयरन का ये ओर है, ठीक है नहीं, या टिन स्टोन है, या नेटिव ओर्स, नेटिव में जो फ्री स्टेट्स में होते हैं जैसे गोल्ड, ठीक है, जैसे सिल्वर वगैरह एक्सेट्रा, इनके लिए हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट इस मेथड से किया जाता है, ठीक है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या बताएंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग हमारा हो गया ये भी बिल्कुल। इसके बाद आप याद रखेंगे नेक्स्ट मेथड, ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम बताएंगे। कुल मिलाकर आज हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मैंने बता दिया आपको, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। दूसरा हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग आज के लेक्चर में, ठीक है। हैंड पिकिंग, देखिए हैंड पिकिंग का मतलब ही हो गया कि कोई चीज़ अगर आप अलग करना चाहते हैं किसी से, किसी सब्सटेंस से, जैसे मान लीजिए ओर से, तो जब हाथ से आप उठाकर उसको अलग करेंगे तो हम उसको हैंड पिकिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आप क्या कहेंगे, देखिए इन सम केसेस व्हाट हैपन्स, द ओर एंड द इम्प्योरिटीज डिफर इन द साइज। कभी कभी क्या होता है, हैंड पिकिंग वाले मेथड की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, कि कभी कभी जो ओर और इम्प्योरिटीज होती हैं उनके साइज में डिफरेंस होता है, ठीक है। और उनके साइज यानी साइज भी, शेप में भी डिफरेंस होता है पार्टिकल्स में। सो इन दिस केस द इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड मैकेनिकली बाय सिंपली हैंड पिकिंग। तो जब साइज़ में डिफरेंस रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भी सोर्स कंटेनर में आपने लिया पाउडर और वगैरह, तो आप उसको हाथ से जो है उठा सकते हैं, क्योंकि साइज़ में डिफरेंस रहेगा ना। तो आप इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं अपने हैंड से, ठीक है, हाथ से, और को भी आप अलग, यानी 2 में से आप एक चीज़ को उठा सकते हैं, दूसरी चीज़ आपकी वही रह जाएगी, और इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट आइसोलेट अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंड पिकिंग मेथड रहेगा हमारा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने आप के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। भले ही इसके मार्क्स थोड़े जो वेटेज है वो कम है, लेकिन इस चीज़ को आपने नहीं देखना है, आपने अपने नॉलेज के लिए देखना है कि आगे आगे भी जो आपका माइंड में होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो
चलिए हम आज तो ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं भूलूंगा नहीं आपको बताना, वो ये कि आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इट विल डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, और साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब के बाद शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और पास में दिए हुए जो बेल आइकन को है हिट भी कीजिए, इसलिए कि अगर आप फर्दर इन फ्यूचर कोई इस किस्म का कोई वीडियो चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी उसका आए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।